पाकिस्तान के क़याम को 65 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कानून की पासदारी कायम ना हो सकी। गरीब आवाम को कानून की रसाई नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल भी हो गई है। वकला की टारगेट किलिंग के साथ वकला का मुसलसल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद एक सवालिया निशान बना हुआ है। आवाम को इंसाफ दिलाने वाले खुद कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अब तो वकला भी इंसाफ के लिए परेशान नज़र आते हैं। मैं हूँ नौरीन राशिद और आज हम कानून के मौजू पर बात करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ वकला तरफ हुकूमत के खिलाफ दुनिया की तारीख गवाह है, अदल बिना जमहूर न होगा। अदल हुआ तो तेज हमारा, कभी चकनाचूर न होगा। अदल बिना कमज़ोर इदारे, अदल बिना कमज़ोर इकाइयाँ। बेबस है हर शहरी अदल बिना हर सिम दहाइयाँ। और दुनिया की तारीख में सोचो, मुनसिफ कैद हुआ है कोई? कानून के रखवालों की मौजूदगी में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान टारगेट किलिंग का शिकार हुए। अगर कानून 62 साल पहले हरकत में आ जाता तो कानून से गफलत करने वाले को सज़ा सुना दी जाती और आज हर शख्स कानून का एहतराम करता नज़र आता। कई साल पहले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया गया। क्या उस वक्त कानून को हरकत में नहीं आ जाना चाहिए था? आप देखें, यहाँ तो 2-3 वज़ीर आज़म शहीद हो चुके हैं। आप कौन से वज़ीर आज़म की बात करिए? आप बेनज़ीर भुट्टो की बात करिए। पहले वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाकत अली ख़ान। अच्छा, आप लियाकत अली ख़ान साहब की बात कर रही हैं। देखें, जिसने उनको उस वक्त शहीद किया था, उस आदमी को उसी वक्त वहीं ग्राउंड में गोली मार दी गई थी। एविडेंस उसके बाद आया ही नहीं और वो केस में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई वो सारी की सारी आज तक जनरल पब्लिक को पता नहीं चल सकी। वो केस आज तक इंसाफ का तलबगार है और यकीनन जब मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल लीडर अपने रोस्टम से तकरीर करते हैं तो बाज़ दफ़ा इस मुद्दे को ज़रूर उठाते हैं कि जी वो लियाकत अली ख़ान के कत्ल का क्या हुआ, उसके कातिल आज तक पकड़े नहीं गए। कौन पकड़ेगा उनको? हुकूमत वक्त ही पकड़ेगी ना। उनके बाद के वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी ये थी कि उनके कातिलों को पकड़ते, तो मगर आज तक किसी भी वज़ीर आज़म को ये तौफ़ीक नहीं हुई कि अपने जो प्रेडिसेसर है, जो कि मर्डर हुआ या शहीद हुआ या कत्ल हुआ, उसको वो ना पकड़ सके। तो फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है ये। जनरल पब्लिक तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। यकीनन आ जाना चाहिए था। अगर पहले ही वज़ीर आज़म को जब कत्ल किया गया, कानून सही हरकत में आता, कत्ल की सही तफ्तीश होती, कातिल पकड़े जाते, तो शायद उसके बाद ये बहुत सारे मामलात और अभी जो आखिरी वज़ीर आज़म साबिक़ा वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, यहाँ तक जो सिलसिला पहुँचा ये नहीं पहुँचता। क्योंकि हमारे जो कानून है उसमें कहीं ये गुंजाइश नहीं है कि जी अगर किसी का कत्ल हो और उस पर वो हरकत ना करे, ये तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल कानून को हरकत में आना चाहिए था और ये उनका राइट था कि उनके लवाकिन थे और जो लोग भी थे उनको उनके ख़िलाफ़ जो उस टाइम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसका नाम अकबर नाम के शख्स ने उन्हें गोली मारी थी और उसको जिस शख्स ने उसको गोली मारी थी, तो आया वो सब तहक़ीक़ात क्यों नहीं हुई और कानून हरकत में क्यों नहीं आया और उसकी तहक़ीक़ाती कमीशन की क्या रिपोर्ट आई, वो सब कुछ आज तक पता नहीं चल सका हमें। क़याम पाकिस्तान के बाद मौसर इक़दाम कर दिए जाते, अदलिया ऐसे फ़ैसले करती तो किसी को कानून हाथ में लेने की ज़रूरत ना होती, मगर ऐसा ना हो सका। मुल्क में 4 फ़ौजी हुकूमतें कायम करके अदलिया को गैर मौसर किया जाता रहा है। क्या समझते हैं कि कानून के हवाले से कुछ ऐसे इक़दाम कर दिए जाते तो कानून को हाथ में लेने की किसी की ज़रूरत ना होती? बेशक, बिल्कुल। कानून, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया।
कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद अगर हम देखें 6-7 साल तो हमें आइन ही नहीं मिला। 56 में हमें 56 में जाके एक आइन मिला और हमारे पास कोई कानून मौजूद ही नहीं था कि हम उसको उस आइन के तहत मातहत करके और कवानीन को मुरतब करते। हमारी बदकिस्मती यही रही कि कानून तो बनते रहे, मुसलसल कानून बनते रहे और उसके बाद कानून हम बनाते भी रहे, मगर क्या हुआ कि हम अगर शुरू में ही किताब अल्लाह के ऊपर नज़र करके और शरई कवानीन का नफाज शुरू में कर देते और उनकी सज़ाएँ बिल्कुल होती और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता लॉ में, तो आज मुख्तलिफ सूरत हाल होती। अब ये हुआ ये कि हमारे एंग्लो सेक्शन कवानीन चलते रहे, हम अंग्रेज़ के कानून में ज़िंदा रहे और उसी में चलते रहे। कानून हर चीज़ का मौजूद था मगर इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ। सज़ा कभी मुजरिम को प्रॉपरली मिली नहीं। जो गवाही का निज़ाम था हमारा, जो शहादत का निज़ाम था, वो बहुत कमज़ोर हो गया और पुलिस का जो चालान बनाने का निज़ाम था वो इतना कमज़ोर हुआ कि आज के दौर में भी, चाहे उस दौर से ले लें और आज तक यहाँ आ जाएं आप, तो ये महसूस होता है कि बहुत बड़े आदमी को कोई सज़ा नहीं होती, गरीब आदमी को हो सकता है कानून कोई सज़ा दे दे, या फिर अदालती कार्रवाई इतना लंबा चल जाती है कि वो गवाह टूट जाते हैं, कुछ शहादतें नहीं रहती। तो इसलिए मुजरिमान आज़ाद घूमते हैं। जब सज़ा नहीं होगी तो हर आदमी जुर्म करके अगर 1-2 महीने में छूट जाता है तो ही इज़ फ्री मैन। कानून की गिरफ्त अगर क़याम पाकिस्तान के बाद से ही शुरू कर दी जाती तो आज तक तो हम बहुत आगे निकल चुके थे। ऐसे इक़दाम तो बहुत दूर पीछे रह जाते, हम कहीं आगे तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल हो चुके होते या शायद हो रहे होते। देखें, कानून के जो सबसे पहला सवाल कि भाई सरमायादार बिल्कुल आज आप जिस वक्त बात कर रही हैं उस टाइम आप एक सरमायादार की बातें भी सुन रही होंगी और वहाँ मौजूद सूरत हाल को भी देख रही हैं कि वो शख्स किस तरह, यानी आप ये देखें कि जो वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बात कुछ कर रहा है और बाहर निकल के बात कुछ कर रहा है, वो किस तरह बात कर रहा है कि जी कुरान हाथ में लेने के बाद वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की उस टाइम के बीच में उन्होंने कभी ये शो नहीं किया कि जी चीफ साहब ने कि जी आप जो है इनके खिलाफ कोई एफआईए जो हरकत में आए कुछ, लेकिन वो बाहर निकल के ये बात वाज़े तौर पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और कुरान हाथ में ले गए। तो आप खुद सोचें कि सरमायादार कितना पावरफुल हो गया है कि वो अपना पैसा इस्तेमाल करके अपने हक़ में फ़ैसले लेता है। पाकिस्तान में इंसाफ के तकाजे पूरे करने वाले सरमायादारों के हाथों फरोख्त होते रहे हैं। कानून के दावेदारों ने ही कानून की धज्जियाँ बिखेरी हैं। आप क्या समझते हैं कि कानून सरमायादारों के हाथों फरोख्त हो रहा है, कानून के दावेदारों ने ही कानून की धज्जियाँ बिखेरी हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि अगर आप इस सिनेरियो में आज के माहौल में देखें, हम अगर आज की नस्ल की बात करें तो आज की नस्ल तो ये बिल्कुल पूरी तरह समझे हुए है कि कानून पैसा है। जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं वो कानून को ख़रीद भी सकता है। कानून बिक रहा है ना। आपने ये मिसाल भी सुनी होगी कि अच्छा वकील नहीं अच्छा जज कर लो, ये मिसालें भी मार्केट में आपको मौजूद होती हैं। मगर हर आदमी बुरा नहीं है, जिस तरह हर इंसान बुरा नहीं होता, इसी तरह अदलिया हो या वकालत हो या किसी भी शोबे में कुछ लोग अच्छे हैं, वो अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग अदलिया में अच्छे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। मगर सूरत हाल ये होती है कि जो नीचे से निज़ाम चलता हुआ आ रहा है कि थाने से चालान पक्का नहीं बनेगा, थाने से रिपोर्ट पक्की नहीं बनेगी और उस आदमी को पूरी तरह ग्रिप नहीं किया जाएगा, तो अदालतें तो सबूत मांगती हैं ना। जैसे हम कहते हैं अदालतें सबूत मांगती हैं, सबूत कच्चे होंगे, गवाही कच्ची होंगी, तो अदालतें सजाएँ कैसे देंगी? मैं अक्सर टेलीविज़न पर सुनता हूँ कि जी हमने पकड़ दिए, अदालतों ने छोड़ दिया। तो अदालतों ने इस वजह से छोड़ दिया कि आपके कानूनी तौर पर जो नीचे के लोग थे उन्होंने केस को मजबूत नहीं किया। फिर उसके बाद हमारे अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुजरिमों को बचाते हैं। हम मुजरिमों को बचाते हैं ना, तो पैसे की खातिर हम कुछ भी करते हैं। जब हमें अपने कॉन्शियस, अपना ज़मीर हमें इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि हम मुजरिम को बचाएं, फ़ीस हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली वी शुड नॉट डू दैट। एंड हमें ये चाहिए कि हम मुजरिम को सज़ा दिलवाएं ताकि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम हो। मेरा ख़्याल ये बिल्कुल दुरुस्त आपका सवाल है और इसका जवाब भी यकीनन हाँ में है, इसलिए कि कानून ही नहीं बल्कि इंसाफ इस मुल्क में इतना महंगा और इतना मुश्किल बना दिया गया है कि एक आम आदमी के लिए इंसाफ का हुसूल नामुमकिन ही नहीं बल्कि ख्वाब बन के रह गया है। एक छोटा सा भी मामला है, मिसाल के तौर पे अगर मैं दूं कि एक छोटे सा कोई घर का मामला होता है और औरत, उसमें शादीशुदा औरत अगर किसी परेशानी की वजह से या कोई ऐसे मामलात के वो रह नहीं सकती है, वो अलहदगी की तरफ अपने शौहर से अलहदगी होना चाहती है, तो वो कानून इतना पेचीदा है कि उसके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। इसके अलावा एक छोटा सा मुकदमा, एक बहुत ही छोटा सा मुकदमा जिसमें किसी शख्स ने किसी शख्स को थप्पड़ मार दिया है या कोई एक मोबाइल चुरा लिया है,
उसमें सालों साल सज़ा हो जाती है या सज़ा ही नहीं होती उसकी, सालों साल वो बग़ैर मुकदमे के ही नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रहा है। या हमारे यहाँ रोज़ जलसा जुलूस, हंगामे, झगड़े, फसाद, इसमें गुनाहगार भी पकड़े जाते हैं। जब पुलिस कार्रवाई करती है गुनाहगार पकड़े जाते हैं, लेकिन इसके साथ यकीनन कुछ बेगुनाह भी पकड़े जाते हैं। अब उन पे ना उनका FIR कटती है, ना उनका चालान अदालत में दाखिल होता है, ना मुकदमे की कार्रवाई चलती है। वो कई महीनों नहीं, कई सालों सिर्फ इस इंतज़ार में जेलों के में गुजार देते हैं कि मुकदमा चले और वो अपनी बेगुनाही साबित करें। और ये सब इसलिए होता है कि उनके पास कोई अच्छा वकील करने के लिए पैसा नहीं होता। और मुल्क का जो निज़ाम है, अदालती निज़ाम, वो इतना मुश्किल और पेचीदा है, उससे गुज़रना इतना आसान नहीं। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस मुल्क में ना सिर्फ इंसाफ मुश्किल बल्कि इतना महंगा है कि उसका हुसूल नामुमकिन ही नहीं, बल्कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और आम आदमी जो इस 18 करोड़ में से मैं समझता हूँ 90% जो आम आदमी वो सिर्फ शायद इसके ख्वाब देख सकता है, उसका हासिल करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, अगर क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ये सब इक़दामात और कानून की बालादस्ती, क्योंकि कानून की बालादस्ती कुरान और सुन्नत की रोशनी में होती तो वो तो समझे बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन चले हमारे जो कानून है, अंग्रेज़ों का लिया हुआ कानून था, मुस्तार था, एक चीज़ आपने ली थी और उसी टाइम उसी को कम से कम उसी तरीक़े से इस्तेमाल कर लिया जाता, तो उसमें कहीं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी, बिल्कुल वो काम करता। प्रोग्राम अभी जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। कानून की हुक्मरानी ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। गरीब अवाम इंसाफ के लिए तरस रही है और हुक्मरान अदालती अहकामात की पामाली में मसरूफ़ है। हुक्मरान अदालती अहकामात की पामाली करते नज़र आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले आपसे कहा इसी में कि देखें, ऐसा लग रहा है ना कि अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है और गरीब आदमी के लिए तमाम कवानीन है। हुक्मरान भी जानते हैं, यहाँ एम्बिगिटी इतनी है कि आपने देखा होगा जब हुक्मरान कोई बात कर रहा है और 8 या 10 वकील आप टेलीविज़न पे देखेंगे मुज़ाकरे में बैठे हैं, तो 4 वकला कुछ और बात करते हैं, 4 वकला कुछ और बात करते हैं। इंटरप्रेट जो हम उसको लॉ को प्रॉपरली नहीं करते, कॉमा और फुल स्टॉप में लॉ को हमने फंसाया हुआ है। और उसके अंदर ये होता है कि वो कहते हैं कि जी ये सज़ा बनती है, इस आर्टिकल के तहत ये चीज़ होती है। एक लफ्ज़ है रेडिक्यूल, जो इस तौहीन अदालत के केस में आया। अब अगर वो आइन में मौजूद है और अदालत ने उसको लिख दिया है तो वो इट इज़ वेरी क्लियर, मगर उसके ऊपर सिर्फ बहस चल रही है कि उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहाँ तो अदालत ने फ़ैसला करके सज़ा सुना दी और सज़ा पूरी भी हो गई, वो केस तो वहाँ ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तो अब उसके मॉरल्स हैं या उसके बाद उसको नेशनल असम्बली ने क्या करना है या इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, ये तो उनका काम है। हम लोग डिस्कशंस में सिर्फ ये बताते रहते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे हुई है, ये इसके साथ रीड विद दिस, तो इस तरह से ये इसको सज़ा होती है। एक साहब कहते हैं सज़ा नहीं होती है, एक साहब कहते हैं डिस्क्वालीफाई होगा, एक साहब कहते हैं डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो आखिर ये सब कुछ क्यों है? ये सब नहीं होना चाहिए। थिंग शुड बी वेरी स्ट्रेट कि एक चीज़ हो गई है, इसकी ये सज़ा थी और ये चीज़ हो गई है। और कोर्टों को भी, अदालतों को ये बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि प्रॉपर डिसीजन दें। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए डिसीजन में। डिसीजन शुड बी प्रॉपर एंड क्लियर। अगर डिसीजन प्रॉपर एंड क्लियर होंगे तो कोई भी इतनी बहस नहीं होगी, कोई टेलीविज़न पे एक दूसरे की गिरबान नहीं खींचेगा, कोई डिफ़र नहीं करेगा। अदालत का फ़ैसला बिल्कुल साफ़ और शफाफ होना चाहिए और टू द पॉइंट और पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। इसमें तो ये रोज़ हमारे सामने बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है कि हुकूमती इदारे, आला हुकूमती अहलकार तो बहुत दूर की बात है, एक आम बहुत अदना अदालती हुकूमती अहलकार भी अदालत की किसी अहकाम की ज़रा भर बराबर नहीं करता। लेकिन अब गुज़श्ता चंद सालों से ये अदलिया की तहरीक, जो वकला की तहरीक चली, जिसमें हम अदलिया की आज़ादी की तहरीक भी जिसको कहते हैं, उसके बाद सूरत हाल में थोड़ी तब्दीली आई है। लेकिन उसके बावजूद भी अब भी हुकूमती या सरकारी अहलकार अदलिया के या अदालती अहकामात को इतनी संजीदगी से नहीं लेते हैं जितनी संजीदगी से उनको लेना चाहिए। लेकिन हुक्मरान तो हमेशा से ऐसा नहीं है कि ये तो खैर अगर वो वहाँ 50% कर रहे थे, ये 100% कर रहे हैं, बिल्कुल। और बल्कि ये तो 100 से भी आगे जाने की
चक्कर में है कि भाई जो कुछ हो सकता है, और अगर वो अभी उन पर कोई इल्ज़ामात ना भी हो तो वो कहते हैं कि जी किसी भी तरीके से ऐसे शख्स को हटा दिया जाए कि जो हमारे एक मतलब ये कि सामने दूर की चीज़ें कहीं करीब तक भी ना आए। मुल्क में अदलिया आज़ाद है और आइन ने जो इसका किरदार मुतय्यन किया है वो बग़ैर किसी खौफ और डर के अदा कर रहा है, फिर भी मुजरिम आज़ाद घूम रहा है। जब अदलिया आज़ाद है, वो बिना किसी खौफ और डर के अपना काम कर रही है, फिर भी मुजरिम आज़ाद घूम रहा है। नहीं, अदलिया आज़ाद का नारा तो अभी आपने सुना होगा, जब से ये चीफ़ जस्टिस का मैटर आपने देखा और उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब तशरीफ़ लाए दोबारा, और उसके बाद हम ये एक नया नारा कौम को मिला कि अदलिया आज़ाद है। अदलिया तो पहले भी आज़ाद थी, इतनी जितनी आज आज़ाद है। कोई मर्द मुजाहिद अगर कोशिश करता है अपने तौर पे कोशिश करने के लॉ को मैं इम्प्लीमेंट करूं, तो उसी को हम आज़ाद कहते हैं ना कि जी चीफ़ जस्टिस साहब आए हैं तो अब लोगों ने कहा अब हमें इंसाफ मिलने लगेगा। चीफ़ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वो वहाँ से सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और नीचे उनको चाहिए कि वो उसको चेक भी करें। मगर आने के बाद इतना बोझ पड़ा मुकदमात का कि आप देख रही हैं, उसके बाद मुकदमात सुओ मोटो हो या दूसरे मुकदमात हैं कि नीचे की अदालतों में वो निज़ाम पेनिट्रेट नहीं कर रहा। जब पानी ऊपर से चलता है, नीचे वो जब आता है तो तभी वो सैराब करता है चीज़ों को। जब पानी ऊपर से आएगा नहीं, जब वो इंसाफ ऊपर से उतर के नीचे नहीं आएगा, तब तक तो कोई भी आप उसके सब्ज़ादार नहीं दे सकते हैं, कि उसके समर नहीं दे सकते हैं, कोई उसका फैल नहीं देखती। लोअर कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, नीचे आएंगे। हाई कोर्ट्स में सिंध हाई कोर्ट में 41 जजों की ज़रूरत है, वहाँ अगर 21 जज हों या 11 जज हों, पहले 11 थे, 7 अभी और ले लिए, 18-19 जज हो जाएं, तो आधी अदालत से आप आधे जजों से क्या काम लेंगे। 150 केसेस लगते हैं, 25 चलते हैं, 30 चलते हैं, वोट डिस्चार्ज होते हैं, 3.5 महीने बाद उसके बाद बारी आती है, क्लाइंट रोता है, सिविल केसेस हमारे सुने नहीं जाते, क्रिमिनल केसेस के अंदर वो ज़्यादा सुनाई करते हैं। अब कोर्ट की छुट्टी हो गई है, पेंडेंसी आ गई है, 10-12 साल की पेंडेंसी चल रही है। लोअर कोर्ट में फिर भी ये हो रहा है कि काम हो रहा है, वो लोग काम करते हैं, अभी छुट्टी है मगर काम चल रहा है। जैसे आपने कहा कि अदलिया आज़ाद है, अदलिया हमेशा से आज़ाद है और आज़ाद रहेगी, मगर मसला सारा ये है कि बोल्ड डिसीजन करने होंगे और पुलिस को जो है अपने चालान मजबूत करने होंगे। पुलिस जो चालान बनाती है और विटनेसेस होते हैं, और लोगों की ये जिम्मेदारी है। देखें, जब तक लोग शहादत नहीं देंगे, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि तुम्हें सच्ची शहादत के लिए चाहे तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा माँ बाप का नुकसान हो, बीवी बच्चों का, अजीज़ अकरबा का, किसी का भी नुकसान हो, सच्ची शहादत दो। जब तक हम सच्ची शहादत नहीं देंगे तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कोई निज़ाम चेंज हो सकता है। आप ये कह सकती हैं अदलिया आज़ाद है, लेकिन अदलिया अभी भी पूरी तरह आज़ाद नहीं है। अदलिया काम कर रही है लेकिन पूरी आज़ादी से काम नहीं कर रही। पाकिस्तान का कानून सिर्फ गरीब आवाम के लिए बना है। वो किसी मुकदमे में फंस जाएं तो कानून का रखवाला मामूली से मुकदमे को 20 साल तक ले जाता है। यही वजह है कि गरीब आवाम को अदालतों के धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ता है। आखिर मुकदमात को हल होने में इतने सालों क्यों लग जाते हैं? इसमें बेटा सूरत हाल ये है कि बहुत सारे मुकदमात हैं, हमारी पेंडेंसी चल रही है। अब शहर तो बढ़ता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया, मगर अदालतों का वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस तरह से बढ़ाया नहीं कि एक कराची शहर जो 3.5 लाख की आबादी था 47 में या उसके बाद, आज हम कहते हैं 1.5 करोड़, कोई 2.25 करोड़। अगर 1.5 करोड़ की आबादी है तो उसके तनासुब से हमारी अदालतों में जजेस होने चाहिए, उसी की तनासुब से अदलिया के पूरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में अगर जजेस नहीं होंगे तो पेंडेंसी चलेगी। और उसके बाद फिर ये वकला की भी जिम्मेदारी है कि मुकदमात को चला के जल्दी से करें। प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ हमारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, वो कहते हैं जी हमने मकान कब्जा किया हुआ है, ये मुकदमा है, इसको पेंडिंग करो, 10 साल चलाओ। और पहले भी चलते थे, कुछ निज़ाम में अब तब्दीली आई है, कुछ चीज़ें अच्छी हो गई, कुछ ऐसी हैं कि जिनसे लोगों को फ़ायदा बहुत पहुंच रहा है। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, खुला का आया, पहले खुला होता था, सालों लग जाते थे, अब 3 महीने में खुला हो जाता है। चेंजेस आ रही हैं और जजेस हजरात कर भी रहे हैं और पूरा काम कर रहे हैं। मगर मसला सारा ये है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूरी तरह लॉ में पैसे खर्च करने होंगे, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर फंडिंग करे और अदालतों को रेज करे, ज़्यादा बढ़ाए, जजेस की तादाद बढ़ाए, तो वो ऑटोमेटिकली पेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। पेंडेंसी ख़त्म होगी तो उनके ऊपर से बार ख़त्म होगा और वो आगे केसेस चलाएंगे। इसमें वकला की भी पूरी जिम्मेदारी है। उनसे मेरी गुजारिश है कि केसेस को पूरी तरह चलाएं, और चलाएंगे नहीं तो केस ख़त्म कैसे होगा। ये एक बहुत तवील, इसमें तो घंटों का है। ये उस ज़माने का निज़ाम है जब अंग्रेज़ यहाँ पर हमारा हुक्मरान था। उसने एक फ़ौजदारी निज़ाम तरतीब दिया था जिसको हम फ़ौजदारी कहते हैं सिस्टम, या अंग्रेज़ी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, और उर्दू में दीवानी ज़ाब्ता या जिसको सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं।
ये उस ज़माने में अंग्रेज़ ने तरतीब दिया था जब आबादी शहरों के बड़े बड़े शहरों की आबादी जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, इनकी आबादी चंद लाखों में थी। और उस ज़माने में जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, माशरे का, वो पंचायती निज़ाम पर बेस करता था। तो बहुत कम मुकदमात अदालत में और ख़ासकर अदालत आलिया में आते थे, जिनकी तादाद रोज़ शायद 8 या 10 से ज़्यादा नहीं होती होगी बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसी अदालतों में। तो ये उस वक्त का निज़ाम तरतीब दिया हुआ है जो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आज तक चल रहा है। और यही निज़ाम अंग्रेज़ों ने उस वक्त उनके अपने मुल्क में भी था, लेकिन वो वक्त के साथ इसको बदलते चले गए। लेकिन हमने अपने मुल्क में इस निज़ाम में कोई तब्दीली, कोई तरमीम, कोई इजाफा, कोई कमी बेशी नहीं की। हम वही चिड़िया पर आज भी चिड़िया बिठा रहे हैं। अगर आज आप यहाँ मौजूद सिंध हाई कोर्ट का हाल देखें, हमारे हाई कोर्ट के अंदर जो इस टाइम मौजूद जजेस हैं जिनकी तादाद ना होने के बराबर है। क्यों? इसलिए कि जी चीफ साहब के जो रिकमेंड किए हुए लोग होते हैं उनको जो है हमारे एक मखसूस तबका है, बल्कि हुक्मरान तबका, मखसूस तबका भी नहीं, हुक्मरान तबका, उनकी ख्वाहिश ये है कि हम उनको लेकर ही ना आएँ, क्योंकि इसमें अगर ये होगा तो इनके जो अच्छे लोग आएंगे वो आगे हमें मुश्किलात का शिकार कर देंगे, फैसले हमारे हक़ में नहीं होंगे। इसलिए वो जब जजेस कम होंगे तो अब एक जज के पास 400 केस लगे हुए होंगे एक वक्त में, तो वो एक इंसान है, वो ज़्यादा 30 से 40 केस सुन सकता है, उसके बाद ख़त्म। मुल्क में खूनी इनकलाब दस्तक दे रहा है। कत्लो गारतगरी, हड़तालें और एहतजाज, चारों तरफ आग लगी है। मुंतखब नुमाइंदे असेंबली में एक दूसरे को मार रहे हैं। क्या इंसाफ नापैद हो गया है? मुल्क में हड़तालें और कत्लो गारत आम हैं। हुक्मरान असेंबली में एक दूसरे को मार रहे हैं। क्या इंसाफ नापैद हो गया है? इंसाफ नापैद हो गया आप कह सकते हैं वो इस हवाले से कि जब असेंबली में लोग मार रहे हैं तो यकीनन लोग, पूरी दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया में पता चल रहा है कि हमारी असेंबली लड़ रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं और अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है, डिले। वो कहते हैं ना, बाकी एक मिसाल है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो जैसे जैसे देर लगती है, पहले अगर हम निज़ाम में जाते हैं तो काजी की अदालतों में हफ्ते भर में फ़ैसला हो जाता था, गवाह पेश हुआ और फैसला हो गया। अब तो अदालती निज़ाम ऐसा है, दरखास्तों पे दरखास्तें, जैसे वो एक डायलॉग फिल्मी है कि तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ वाला मसला, इसी तरह दरखास्तों पे दरखास्तें और तारीख़ पे तारीख़ की वजह से वो डिले हो रहा है। इंसाफ नापैद नहीं है, इंसाफ मौजूद है, मगर सूरत हाल ये है कि ये माशरे में जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, ये उनका काम है कि उसको एक्टिवेट करें। जनरल पब्लिक, जजेस और वकला और पुलिस, ये चारों अगर मिलकर चाहें तो ये इंसाफ यहाँ पर पूरी तरह हो सकता है। मगर अगर इनको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, अगर ये पॉलिटिसाइज हो जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि इंसाफ मिले। पुलिस पॉलिटिसाइज हो गई तो फिर वो अवाम के लिए काम नहीं करती, फिर वो लीडरों के लिए काम करती है। जब वो लीडरों के लिए काम करेगी तो फिर आपको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो जब तक वो अपने मुल्क के बारे में, अपनी कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, असेंबली में हुक्मरान एक दूसरे को मार रहे हैं, इसका इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, कत्ल गारतगरी आम है, इसका बराह रास्त किसी हद तक आप कह सकती हैं इंसाफ से भी ताल्लुक़ है, लेकिन इससे ज़्यादा इसका ताल्लुक़ गुड गवर्नेंस से है। जो सड़कों पे रोज़ जो मामलात हो रहे हैं, गो कि उसका बुनियादी ताल्लुक़ अदालतों से है कि उनको सज़ा नहीं मिलती, लेकिन इसकी बुनियादी वजह इस मुल्क, इस माशरे में पाई जाने वाली बेरोज़गारी, बेचैनी, जिसको हम कहते हैं कि गुड गवर्नेंस नहीं है, ये बहुत सारी वजूहात हैं। और सबसे बड़ी वजह जो है वो इस मुल्क में बेरोज़गारी है, करप्शन है, और उसके बाद फिर तीसरी वजह अदालती पेचीदगी, अदालत का पेचीदा निज़ाम है, महंगा एक्सेस टू जस्टिस नॉट टू ऑल दी पर्सनस, ये भी एक वजह है इसकी। कत्ल गारतगरी आप देखें, टारगेट किलिंग हो रही है, और आप ये देखें कि जिस हवाले से आपने मतलब कहा है कोई आम, इसमें कोई उन्होंने रखा नहीं, बुकला को भी कत्ल कर रहे हैं, साफ़ियों को भी कत्ल कर रहे हैं, आम इंसान रक्षा वाले को भी कत्ल कर रहे हैं। और उसके अंदर वो लोग जो आपके वो तबका जिसका कोई मतलब एक दूसरे से दुश्मनी भी नहीं है, आप अपनी तादाद पूरी करने के लिए कि जी मेरी पार्टी के जो लोग हैं वो इसके इतने हो गए, अब मैं दूसरी पार्टी के इतने लोग बराबर मार दूंगा, तो वो ये नहीं देखते कि क्या है, बस उन्होंने देखा और किल कर दिया। इसके अलावा वकला के साथ क्या हो रहा है कि जिनके मतलब केसेस फंसे हुए हैं, जिनके मामलात फंसे हैं, वो आते हैं जाते हैं और किसी भी तरीके से
कि भाई अगर मामले को निपटा लो, नहीं है तो फिर हम आपको देख लेंगे। और फिर देख लेने का मकसद क्या होता है? यही होता है कि या तो आपको ऐसी थ्रेट दी जाए, वरना फिर आखिर में अब तो कत्ल बहुत आम सी चीज़ हो गया ना, कि बस मार दो, कोई मसला नहीं, तहकीकात क्या होगी, हमारे हक में ही फैसला होगा। तो जी नाज़रीन, प्रोग्राम अभी जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ऐसी क्या वजूहात हैं जो मुल्क में मौजूदा हुकूमत का मुसलसल अदलिया से महाज चल रहा है? क्या कानून सबके लिए यकसा नहीं? अगर हुक्मरान कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो आवाम का यकीन और एहतराम तो कानून पर रहेगा नहीं। ऐसी क्या वजूहात देख रहे हैं जो अदलिया का हुकूमत से मुसलसल महाज चल रहा है? महाज तो आप नहीं कह सकते, मतलब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। महाज तो यकीनन अदलिया से कोई भी नहीं कर सकता। क्या कहते हैं आप, जिसे कहते हैं फेस टू फेस लड़ाई वाली बात होगी ना, महाज तो ऐसा सूरत हाल नहीं है। कोई हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हमारे खिलाफ डिसीजन आ जाए तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। प्रॉब्लम यह कि हम किसी सूरत चाहते नहीं कि हमारे खिलाफ डिसीजन हो, हम चाहते हैं सारे डिसीजन हमारे फेवर में हो। जनरल पब्लिक को भी यही लग रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ है कि डिसीजन हुआ, या कोई और केसेस चल रहे हैं, या ज़रदारी साहब का वो लेटर का केस हुआ, या फलां हुआ, ये जब चल रहे हैं तो हम समझते हैं कि कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी है, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने अपने लॉयर खड़े किए हुए, चेंजेस कर रही है, मगर यहाँ पर टसल नज़र आ रहा है। थोड़ा टसल इसलिए नज़र आ रहा है कि हालांकि यही इन्हीं लोगों ने भी तहरीक में हिस्सा लिया, और जज साहब तशरीफ़ लाए, जब आए तो सभी लोग तहरीक में शामिल थे, मगर ये हुकूमत की जो बातें होती हैं इसके अंदर कुछ सियासी मसाइल ऐसे हो जाते हैं, इसमें हमें टकराव महसूस होता है। हालांकि हुकूमत अदलिया से टकरा नहीं सकती, मगर फिर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह पर होता है। केस का फैसला तो आ गया, चाहे आप जितना भी टकरा लें, चाहे जितनी तकरीरें कर लें, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ केस का फैसला हुआ, सज़ा भी हो गई उनको। तो इसका मतलब है कि आप अदालत से टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि अदलिया सुप्रीम होती है। अगर आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर वो कहीं चैलेंज नहीं होता। तो आप ये कह लें कि ये एक वक्ती तनाव है। अगर कुछ समझते हैं कि दो चार जो केसेस बड़े बड़े आपके सामने नज़र आते हैं, क्योंकि अदलिया ने सुओ मोटे बहुत सारे वो रेंटल पावर का भी, इसका भी, उसका, जो सारे के सारे हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, तो जनरल पब्लिक का यही एहसास है कि हुकूमत का और अदलिया का तनाव है। तनाव नहीं है, अदलिया अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है। अगर वहाँ कल्प्रेट्स हैं, पकड़े जाते हैं, तो यकीनन उनको सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत में से हो या बाहर से हो। और जजों ने देखें आप, जो कोई बहुत सारे पैसे ये चीफ जस्टिस साहब ने रेंटल पावर में इधर उधर रिकवरी जितनी भी की है, जहाँ जहाँ भी उनको मौका मिला, जहाँ जहाँ उन्होंने जल्दी काम किया, वो रिकवरीज भी हुई हैं, चाहे उसमें हुकूमत नाराज़ हो। तो हमें जो नज़र आ रहा है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वो टसल है। वो टसल इसीलिए रहेगा कि अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे और यहाँ से सुओ मोटो काम होगा तो ये टसल हमेशा कायम रहेगा। वजूहात बहुत सारी हैं, सबको पता है, इसमें मुफादात की लड़ाई है, इसलिए कि अदालत फ़ैसले करती है सबूत की बुनियाद पर, शहादतों की बुनियाद पर। जब उसमें सामने आता है कि इसमें करप्शन है या इसमें जो प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए ख़ुद हुकूमत ने या पार्लियामेंट ने, जो इससे गुज़िश्ता पार्लियामेंट रही या उससे गुज़िश्ता से पैविस्ता पार्लियामेंट रही, जो लॉज बने हैं, जो कवानीन बने हैं, जो उसूल और जो ज़ाब्ते बने हैं, अगर उनके बरखिलाफ़ कोई काम किया गया है, मिसाल के तौर पे ठेके कॉन्ट्रैक्ट के अजरा में, अगर अदालत कोई फ़ैसला करती है तो मौजूदा हुकूमत इसको अपने ख़िलाफ़ तस्वर करती है, इसलिए कि उनका माली मुफादात इस सिलसिले से पामाल होता है। और यहाँ ये सब चीज़ जो है, ये चूँकि हुक्मरानी के ज़ुमरे में आती है, यहाँ हमारे मुल्क में करप्शन आम है, बल्कि हर बड़ा आदमी करप्शन, जितनी बड़ी करप्शन करता है वो समझता है कि ये मेरा हक़ है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जब वो चाहते ही नहीं कि अगर प्रॉपर तरीके से फ़ैसला होगा, सही बात सारी आएगी सामने, तो फिर क्या होगा कि उनके जो लोग हैं या उनके जो मातहत हैं वो सारे के सारे उसमें फंस जाएंगे। और इंसाफ का हसूल जो है, अगर वो मतलब प्रॉपर मिल गया लोगों को, वो अपने मकसद तक पहुंच गए, तो फिर समझें वो उनके लिए जेल का रास्ता है। और वो ऐसे रास्ते हैं, अगर वो कत्ल के अंदर शरीक हैं तो समझे फांसी का रास्ता है, दुनिया से खात्मा है उनका, और क्या जी। अक्सर औकात ये भी दिखने में आया है, कानून की डिग्री हासिल करने वाले कानूनदान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डालते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इंसाफ करने वाले इदारे हैं, और वकुला का पेशा बहुत आम पेशा भी है और
खुदा के रसूल ने भी इसको अप्रूव किया है कि ये पेशा है कि आपने इंसाफ दिलवाना है। तो अगर आप खुद इंस्टीट्यूशन को मारना शुरू कर देंगे, यानी कि पुलिस को या जजेस को मारना शुरू, तो इंसाफ फिर कहाँ से मिलेगा लोगों को। और इस तरह की अगर ये बातें करते रहे, मैं समझता हूँ इसका तरीक़ाकार ये है कि बार काउंसलें जितनी भी हैं उनको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए और उनकी सलाह करनी चाहिए, इन लोगों को बताना चाहिए कि आप ऐसा ना करें। फिर कानून को हाथ में लेना तो वकील का बिल्कुल शेवा नहीं है। मैं समझता हूँ ये हालात बेहतर हो सकते हैं अगर कोऑपरेशन दिखाई जाए, जजेस और वकला में कोऑपरेशन हो और एक दूसरे काम करने को, एक दूसरे की अमदाद करें, तो मैं समझ हालात ज़्यादा बेहतर होंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए। बदनामी है मुल्क की, कानून की, कि इस मुल्क में एक तो टेररिज्म चल रहा है, अब जुडिशल टेररिज्म, एक नया जुडिशल टेररिज्म की टर्म आ जाएगी सामने कि वकला तशद्दुद कर रहे हैं पुलिस पे भी और अपना जजेस पे। मैं समझता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि तहम्मुल दोनों तरफ इस्तेमाल होना चाहिए। बल्कि अगर जजेस रात को गलती करें तो उनको सही करने का तरीका भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, बाहर के सदर को लेकर जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन ये हाथ में जो छड़ी पकड़नी है और ज़्यादती करनी है, मारना पीटना, गाड़ियाँ तोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। और इससे सिविलाइज सोसाइटी की कोई रूनुमाई नहीं होती, ना कोई लोग ये समझेंगे सिविलाइज मुल्क है। देखिए, इसमें वकला की दो राय हैं। एक तो वकला अपने आप को मजलूम कहते हैं, दूसरे वकला की ये राय है कि इसमें पुलिस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये एक्चुअली मैं इसको सोच का टकराव कहता हूँ। पुलिस वाले जब कोई तहकीकात या तफ्तीश करते हैं जिसमें बराह रास्त कोई वकील ज़ाती तौर पर उसका कोई अजीज़ या दोस्त या भाई, तो वो बहुत बेहतर अंदाज में जानता है कि पुलिस ने यहाँ कहाँ गलत तफ्तीश की है बदनीयती की बुनियाद पर। तो एक तो ये उसको पता है, क्योंकि आम मुलजिम जिसके साथ पुलिस ने किसी दूसरी फरीक से पैसे लेकर गलत तफ्तीश की है, उसमें वकील का कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन अगर किसी मुकदमे में किसी वकील का कोई ज़ाती दिलचस्पी है तो उसको पता है कि इस पुलिस वाले ने या आईओ ने ज़ाती तौर पे बदनीयती की बुनियाद पे गलत तफ्तीश की है। तो एक तो यहाँ ये वजह, और दूसरी ये हमारे माशरे में फैली हुई एक बेचैनी, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि सिर्फ वकीलों में ही नहीं, पुलिस में ही नहीं, बल्कि अभी इससे पहले आपने सवाल किया पार्लियामेंट में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये माशरे में फैली हुई एक बेचैनी, जो अदम तशद्दुद हमारा है। हम टीवी में हमने देखा है कि लोग अगर एक डाकू को पकड़ते हैं किस बेदर्दी से मार देते हैं। आज से 2-3 साल पहले फैसलाबाद या साहिवाल में एक बच्चे को जिस तरह से मारा उन्होंने, तो ये हमारे माशरे का अलमिया है। वकीलों को भी नहीं करना चाहिए और पुलिस वालों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तफ्तीश कैसी होती है और कहाँ किस तरह तफ्तीश करनी चाहिए। वकला पुलिस पे तशद्दुद करते हैं, वो गलत करते हैं, लेकिन इसमें भी बाज़ वजूहात हैं। वो ऐसे किसी मतलब शख्स का जो इतना गुस्सा आ जाए कि वो, आप देखें लाहौर के अंदर ये वाक़यात उमूमन ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह क्या है कि वो लोग जो इंसाफ की बात जहाँ आती है और वो अपने आप को शो करते हैं कि किसी भी तरीके से कि जी हम जो है ना इसको इस तरह नहीं, ये इस तरह पेश हुआ था, जबकि वो चीज़ वाक़या बिल्कुल क्लियर होता है। तो उसमें जब सामने वाले को जब इंसाफ नहीं मिलता तो उसे गुस्सा आएगा, जब गुस्सा आएगा तो फिर वो किसी भी तरीके से वो कोशिश करता है कि जब नहीं होता, बाज़ लोगों में हाइपर होते हैं, गुस्सा लड़ जाते हैं, मारना फिर शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है ना। पुलिस वालों को चाहिए कि भाई वो अपने तौर पे ऐसी तहकीकात रिपोर्ट पेश करें कि जिस पर सामने वाले का जो उसका वकील है उसको गुस्सा आए, क्योंकि वो सामने एविडेंस नज़र आ रहे होते हैं। वो कहता है कि भाई आपने जानबूझ के रिपोर्ट तैयार करी है, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता है। तो जी नाजरीन, मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ कहा जाए। मुल्क को ज़रूरत है ईमानदार मुखलिस पाकिस्तानी हुक्मरान और कानून के रखवालों की, तभी तो होगा खुशहाल पाकिस्तान। खैर, इस दुआ के साथ कि सलामत रहे पाकिस्तान, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।